मेरी आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सब के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं या जो लास्ट 5 ईयर में ग्रेजुएट हुए हैं और नेक्स्ट वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं या सीट्स जो कि अनाउंस होती हैं उनमें मल्टीपल टाइम अपीयर हुए हैं और वो नेक्स्ट भी अपीयर होना चाहते हैं और कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए है। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, कोलीग्स हो गए, वो पूछते हैं मल्टीपल टाइम के जो पीपीएससी की सीट्स हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा गाइड कर दें कि क्या चीज़ हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। पीपीएससी हो गया या फेडरल की कोई सीट्स हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो को आगे कम्प्रीहेंसिवली देखेंगे तो आपको एक अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आप ना सिर्फ पीपीएससी, एनटीएस, एफपीएससी या इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं, उसमें अपेयर होना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी हेल्पफुल होगी मेरी आज की वीडियो। इसके अलावा इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी मल्टीपल डोमेन्स को कवर करने में हेल्प आउट करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो। अब इस स्ट्रेटजी जो मैंने ये वीडियो बनाई है या जो इसका कंटेंट क्रिएट किया है उसमें यही स्ट्रेटजी है टू गेट योर गोल। अब वो गोल्स आपके दो तरह से हैं, एक आपका शॉर्ट टर्म गोल है और सेकंड आपका लॉन्ग टर्म गोल है। दैट्स वाई लॉन्ग टर्म को मैंने ग्रीन कलर में कर दिया है क्योंकि ये आपका ग्रीन फ्लैग है। लॉन्ग टर्म में आप क्या चीज़ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपका मेजर फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि आप रिसेंटली अभी ग्रेजुएट हुए हैं या आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं और आपने चीज़ें सब पढ़ी हुई हैं, टॉपिक कवर किए हुए हैं, कोर्स आउटलाइन कवर किए हुए हैं और सडनली कोई सीट्स अनाउंस हो जाती हैं। तो उन सीट्स को अच्छी तरह से कवर करने के लिए या उसमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी। और अगर आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं और उसके बाद पीपीएससी की सीट्स जो बल्क में लास्ट ईयर आई थी 2023 में 107 सीट्स थी, तो नेक्स्ट सीट आने तक आपके पास जो टाइम फ्रेम है या टाइम मार्जिन है तो उसमें आप किस तरह एक अच्छी तरीके से स्टडी करके चीज़ों को अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो पीपीएससी के लिए हैं वो अगर सोशल सिक्योरिटी है, पंजाब एम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट पैसी हो गया या स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर 3 अटैम्प्ट्स होती हैं आपके पास हर डोमेन के लिए। 3 अटैम्प्ट्स होती हैं और उनका भी फिर स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिस पे इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह पीपीएससी की अटैम्प्ट्स काउंट होती हैं और पासिंग क्राइटेरिया किस तरह से है या मेरिट के अकॉर्डिंग आप कब पास हैं और किस तरह से आप जो हैं वो फेल कंसिडर किए जाते हैं। सो पेपर पैटर्न की सबसे पहले बात कर लेते हैं पीपीएससी में। तो टोटल एमसीक्यूज़ 100 होते हैं और 80 एमसीक्यूज़ आपकी कोर्स आउटलाइन ग्रेजुएशन की से होंगे और 20 आपके पास जनरल नॉलेज के होंगे। अब 100 मार्क्स हैं टोटल, तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग होती है पीपीएससी में। नेगेटिव मार्किंग मीन कि आपने अगर एक एमसीक्यू गलत किया है तो उसके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। मीन कि अगर आपने एक ठीक किया तो उसका 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने 4 एमसीक्यूज़ गलत किए हैं तो पर एमसीक्यू आपका 0.25 डिडक्शन से मार्क्स कटेंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है पेपर अटैम्प्ट करते वक्त। मेक श्योर करना है कि आपने नेगेटिव मार्किंग का माइंड में रखते हुए अपने मार्क्स को देखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस। उनमें देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज जो अब तक के पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं या मोस्ट प्रोबेबली जो आगे भी आते हैं, कोई भी सीट्स आती हैं किसी भी उससे रिलेटेड प्रोग्राम से रिलेटेड, तो जीके जो मोस्टली होता है उसमें उर्दू होते हैं, किसी शायर का पूछ लिया, पोइट का पूछ लिया, उसका तखल्लुस पूछ लिया या उसका नाम पूछ लिया या उनकी जो पब्लिकेशंस हैं कि
ये पब्लिकेशन किस ऑथर की है, किसकी है। तो पोइट से रिलेटेड उनके करेक्टरिस्टिक्स हो गए या उनकी जो पब्लिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं उर्दू के डोमेन में। इसके अलावा मैथ बेसिक जो हमारे पास है, परसेंटेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस वगैरह वो पूछे जाते हैं मैथ में। इसके अलावा इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन होता है जिसमें आपसे प्रेपोजिशंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पूछा जाता है इंग्लिश में। इसके अलावा पाक स्टडीज़ पूछी जाती हैं। पाक स्टडीज़ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अब जो सिनेरियोज़ हैं या जो भी पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक के गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नर्स हैं, वज़ीर आज़म हैं और सियासी जो एक बैकग्राउंड है सब पार्टीज़ का, वो काफ़ी पूछा जाता है और इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चन जनरल नॉलेज में होते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी बेसिक एक दो होते हैं जो हर पेपर में इंक्लूड किए जाते हैं। जो डीपीटी के कोर्स से अगर देखा जाए पीपीएससी में, तो सबसे पहले एनाटमी पूछा जाता है। एनाटमी में अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ कवर होती है, ये साथ साथ मैं आपको हर बुक का बता दूंगी। एनाटमी में अगर देखा जाए तो मसल्स हैं, जॉइंट टाइप्स, क्लिनिकल बॉक्सेस एंड केसेस। मसल्स जैसा कि लास्ट टाइम एक पूछा गया था उसमें कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी गई थी। जॉइंट टाइप्स जैसे कि मल्टीपल टाइप पूछा जाता है, थंब जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, या कार्पोमेटाकार्पल ये जो रिस्ट जॉइंट है हमारा ये किस तरह का है। इसी तरह जॉइंट की टाइप तो नेसेसरली है वो पूछी ही जानी है। क्लिनिकल बॉक्सेस एंड केसेस, जो अगर आप स्नेल पढ़ चुके हैं और BD84 तो क्लिनिकल बॉक्सेस जो बने हुए होते हैं जिसमें नर्व इंजरीज़ हैं, पैरालिसिस, क्लमकीज हो गया, लंबोसैक्रल, ब्रेकियल प्लेक्सिस, नर्व रूट वैल्यूज़ हो गया और कॉमन इंजरीज़ हो गया, पैथोलॉजीज़ जो एनाटमी के बॉक्सेस बने हुए हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस पे आपने एम्फेसाइज़ करना है कि ये मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। सेकेंडरी जो है हमारे पास काइनेजोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो मैकेनिकल प्रिंसिपल है, इसके अलावा स्टार्टिंग डिराइव पोजीशंस, यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQs मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। इसके अलावा वॉकिंग एड्स का चैप्टर आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वॉकिंग एड से 2.3 पॉइंट गेट तो मस्ट है। 2.3 पॉइंट गेट के पैटर्न आपने जो है वो ज़रूर याद रखने हैं इसमें। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग और डिराइव पोजीशन है इसमें मोस्टली इनकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। मसल वर्क्स तो इतना नहीं, लेकिन एप्लीकेशन पूछी जाती हैं कि ये पोजीशन हम किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बायोमैकेनिक्स में अगेन इसमें से बेसिक टर्म और कॉमन टर्म्स आपने करनी है। बेसिक परसेंटेज है या लोडिंग वगैरह मोस्टली पूछी जाती है। अच्छा, बायोमैकेनिक्स ये है कि अगर आप बायोमैकेनिक्स लेंगे, उसे थॉरोली कवर कर लेंगे ना, तो उसमें एक ये टिप है कि आपकी बहुत सी पैथोलॉजीज़, अब जैसा कि एनाटमी की मैं आपको बात करूं कि जॉइंट टाइप है, मसल्स हैं, अब वही चीज़ बायोमैकेनिक्स में है, लाइक शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी, एंकल, स्पाइन, वही मसल्स, वही मूवमेंट्स और उससे रिलेटेड जॉइंट्स, पैथोलॉजीज़ भी ऑलमोस्ट जो हैं वो हर रीजन की उन्होंने डिफ्रेंशिएट की हुई हैं। तो बायोमैकेनिक्स अगर आप करेंगे तो आपका जो एक बेसिक पोर्शन है, मेजर पोर्शन, वो कवर हो जाएगा। वो फिर आपको मल्टीपल हर बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एनाटमी की केस में एनाटमी में नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप बायोमैकेनिक्स अच्छी पढ़ लेते हैं इन बेसिक्स के लिए। सेम थेराप्यूटिक्स जब मैं आगे जाकर डिस्कस करती हूँ, थेराप्यूटिक्स अगर आप कर लेते हैं तो थेराप्यूटिक्स, बायोमैकेनिक्स अगर आप कर लेते हैं तो थेराप्यूटिक्स से आपको हर जॉइंट का इंट्रोडक्शन, मसल्स, जॉइंट टाइप, उनकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, ये वो चीज़ें सारी नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो बायोमैकेनिक्स इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैनुअल थेरेपी से मल्टीपल टाइम जो है वो चीज़ें पूछी गई हैं। मैनुअल थेरेपी में एंड फील्ड्स, ग्रेड्स, बेसिक पोर्शन पूछा गया है। एंड फील्ड के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसके अलावा थेराप्यूटिक्स मैनुअल थेरेपी का पार्ट है और थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं। जो पहले हमारे पास बेसिक चैप्टर हैं 8, जिसमें हमारे पास एक्वेटिक थेरेपी है, रेजिस्टेंस, मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग, चैप्टर 1, 2, 3। तो वहाँ से भी बेसिक पोर्शन आपने ज़रूर कवर करना है क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। MS के स्पेशल टेस्ट तो आपने अपर लिम, लोअर लिम, स्पाइन के पढ़ने ही हैं। पॉकेट फिजियो से भी आपको मिल जाएंगे, जैसे लैकमैन टेस्ट हो गया, एंटीरियर ड्रॉर टेस्ट हो गया, पोस्टीरियर ड्रॉर टेस्ट, जिसमें हमारे पास स्पाइन के भी हैं और एक्सट्रीमिटीज़ के टेस्ट। सारे टेस्ट आपने ज़रूर पढ़ने हैं क्योंकि हर टेस्ट में 1 या 1+2 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं MS के टेस्टिंग से।
नेक्स्ट इलेक्ट्रोथेरेपी में मोडालिटीज़, उनकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का पोर्शन कवर करना है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी इंक्लूड की जाती है, लास्ट टाइम भी इंक्लूड की गई थी, जिसमें बेसिक डेफिनेशंस हैं पीको और स्टडी डिज़ाइन। अब ये दोनों चीज़ें ओवरलैप करती हैं जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ, लाइक रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में भी स्टडी डिज़ाइन है और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में भी स्टडी डिज़ाइन बताए गए हैं। बुक्स मैं आपको नेक्स्ट आगे बता देती हूँ। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की डेफिनेशन आपने करनी है, पीको करना है, स्टडी डिज़ाइंस आपने इनमें से करने हैं। स्टडी डिज़ाइन जैसे कि हमारे पास प्रेवलेंस बेस्ड स्टडी, को क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं और कोहार्ट स्टडीज़, केस कंट्रोल स्टडी, ये सारी चीज़ें आपने पीको ज़रूर करना है। रिसर्च मेथडोलॉजी में अगेन सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आ गई, वो आपने ज़रूर देखनी है। इसके अलावा स्टडी डिज़ाइन आपने देखने हैं, आपने जो है वो टेस्ट, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये एमसीक्यू भी मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में, वो आपने ज़रूर करने हैं इन दोनों डोमेन से। और इन दो डोमेन को कि आप कहें कि हम बाकी सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिसर्च मेथडोलॉजी स्किप कर देते हैं, तो ये आपने नहीं करना। ये अब रीसेंट ट्रेंड्स हैं और इनसे 3 to 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरो फिज़िकल थेरेपी में मोस्टली क्लिनिकल केसेस हैं। अगेन इसमें हमारे पास आ जाता है जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, जीबीएस, रिफ्लेक्स पूछे जाते हैं, हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स वगैरह, वो इसमें कवर करना ज़रूरी है। पीड्स फिज़िकल थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी सब जो हमारे डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं, बेसिक सिनेरियोज़ हैं, जिसमें स्पाइना बाइफिडा है, डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल पाल्सी की बहुत सारी टाइप्स वगैरह हैं, पीड्स रिहेबिलिटेशन को कवर करना भी ज़रूरी है। तो ये तो 2 स्लाइड्स जो मैंने ऐड की हैं यहाँ पर, इनमें आपका बेसिक के किस तरह के पैटर्न पे पहले एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैं रिकमेंडेड बुक्स के बारे में बताऊंगी कि आपने किस तरह की बुक्स पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास है एनाटमी के लिए बीडी और स्नेल। लास्ट सेक्शन में बता चुकी हूँ कि आपने क्या चीज़ें वहाँ से पढ़नी हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी रिपीट हो चुकी हैं। इसके अलावा काइनेजोलॉजी के लिए डीना गार्डिनर बहुत बेसिक सी बुक है और बहुत कम टाइम में आप इसे कवर कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे बायोमैकेनिक्स, सुसन जे हॉल। अच्छा, काइनेजोलॉजी में यहाँ अगर मैं अपनी लॉन्ग टर्म थीम को भी आपके साथ चलूँ, काइनेजोलॉजी लोग कहते हैं बुक है अच्छी नहीं लिखी हुई, पिक्चर्स नहीं है, बोरिंग है, तो बर्नस्ट्रोम बहुत अच्छी बुक है। उसमें अगेन आपका एनाटमी का पोर्शन, बायोमैकेनिक्स का पोर्शन और साथ साथ काइनेजोलॉजी बहुत अप टू डेट। अगर आपके पास टाइम है और आप बार बार रट्टा लगाने से और बार बार चीज़ें याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती, तो बेस्ट यही है कि आप बुक्स को थॉरोली पढ़ लें आपके पास जो टाइम हो। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज, कैरोल किजनर, मस्ट है इसको पढ़ना। पढ़ने के लिए भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें कि आपने सारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, स्पाइन है, उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। थेरेप्यूटिक्स, काइनेजोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, फिंगर टिप्स पे आपने ये सारी चीज़ें करनी है अगर आप लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें लेकर चलना चाहते हैं और बार बार याद करने की फटीग से बचना चाहते हैं। थर्ड, मैनुअल थेरेपी आप नेक्स्ट इसमें करेंगे। मुलिगन, मेटलैंड, केल्टन बॉर्न, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके ग्रेड्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछी जाती हैं। इनमें बहुत सारी हमारी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं और बेसिक टेक्निक्स वो साथ कवर अप हो जाएंगी। मस्कुलोस्केलेटल और ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के लिए पॉकेट बुक, शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास टाइम कम है लेकिन आप बाकी सब चीज़ें अगर जॉब भी कर रहे हैं, आपके पास टाइम इतना नहीं होता, तो आपने पॉकेट फिजियो जो है पॉकेट बुक अपनी ज़रूर थॉरोली पढ़ लेनी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगेन यहाँ पे आ जाएगा कि आपने मैगी ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के लिए ज़रूर पढ़नी है। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए क्लेटन है, शॉर्ट टर्म बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी कंसाइज लिखी हुई है। और जगमोहन इंडियन ऑथर की बुक है। इसमें आपको जो बेनिफिट होगा वो इस तरह से होगा कि आपको हेडिंग के साथ इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट एप्लीकेशन, डोजेज, ईच एंड एवरीथिंग जो है जगमोहन में आपको हाईलाइटेड मिलेगी, आपको कंसाइज्ड मिलेगी। आप उसमें जो है वो बने हुए होंगे हेडिंग्स वगैरह, सब हेडिंग, तो ये चीज़ कवर हो जाएगी। तो वही जो बात ये मैंने लास्ट पीछे की है, ये सारी बुक्स जिसमें डीना के साथ मैंने इंक्लूड किया है, बर्नस्ट्रोम की, जगमोहन है, ये आपका लॉन्ग टर्म में चलने वाली चीज़ें हैं कि जब आप बुक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने पीडियाट्रिक
फिजिकल थेरेपी माइकल अलेक्जेंडर से आप पढ़ सकते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस लिंडा फिटर एंड जूली टिल्सन, मैंने ख़ुद इसी से ही पढ़ा है और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप इससे पढ़ सकते हैं। गायनी हो गया, नेक्स्ट बर्न, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेसिस, इसके अलावा स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, गायनी के 2 चैप्टर थेरेप्यूटिक्स में मेंशन हैं, इन्हीं में से ही MCQs काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो ये सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं माइनर पोर्शन में, जो पीछे तो ऑलमोस्ट आपको सारा बताया है वो सब मेजर पोर्शन है। तो आप क्या करेंगे, आप गायनाकोलॉजी 2 चैप्टर थेरेप्यूटिक्स से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई प्रेजेंटेशंस हैं, स्लाइड्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बर्न का टॉपिक, हमारे पास एक बुक है न्यूरोलॉजी की, ओ सुलेवान बर्न, वहाँ पे एक चैप्टर मेंशन है बहुत ही ब्रीफली। ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेसिस भी एम्पुटेशन के साथ बहुत अच्छा मेंशन है बर्न स्ट्रोम की बुक में, वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी से भी क्वेश्चन थे। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो हमारे एंगर डिनाइल की फेजेस होती हैं, वो ग्रीफ की फेजेस, वो हमारे पास बिहेवियरल साइंस में भी है और वो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी की ब्रुकनर खान की बुक में भी है। तो अब स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आप देखें जीरियाट्रिक पॉपुलेशन का भी एक क्वेश्चन होता है। इसके अलावा लास्ट टाइम स्किन इंटेगुमेंट्री से भी क्वेश्चन था, तो वो चीज़ें भी कवर करनी है आपने। लेकिन इनका माइनर पोर्शन 1 क्वेश्चन इनमें से ईच होता है, लाजमी होता है। तो बर्न स्ट्रोम से आप कवर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी में यहाँ ब्रुकनर खान की जो बुक मैं आपको बता रही हूँ, बुक अगेन उसमें बहुत अच्छी चीज़ें मेंशन है। उसमें पेरिफेरल नर्व इंजरीज़ हैं, ईच रीजन की पैथोलॉजीज़ हैं चैप्टर्स में, कुछ असेसमेंट के इनिशियल में चैप्टर हैं। अब अगेन अगर आपने बायोमैकेनिक्स है या एनाटमी में अच्छे से मसल जॉइंट्स नर्व इंजरीज़ किया हुआ होगा, तो आप स्पोर्ट्स वाले बुक से जस्ट स्पोर्ट्स का पोर्शन ही अच्छी तरह करेंगे तो आपकी कवर हो जाएंगी चीज़ें। इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए भी डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं। मोहम्मद इब्राहिम की बुक अच्छी है, इसलिए किंग एडवर्ड की ऑथर हैं, वहाँ से उनकी बुक भी अच्छी है। इसके अलावा मल्टीपल टाइम स्लाइड्स वगैरह भी अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर। रिसर्च मेथोडोलॉजी और SPSS एनालिसिस, इससे रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग भी अवेलेबल है। कुछ रिसर्च लेक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे स्लॉट में अपलोड होने हैं, आप वो लेक्चर्स भी कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका रिसर्च का पोर्शन बहुत अच्छा सा कवर हो जाएगा। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आप उनको एक दफ़ा विज़िट कर लेंगे। शॉर्ट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, नोट्स अपलोडेड हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा टाइम फ्रेम है उसमें चैनल पर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और रिसर्च रिलेटेड बहुत सा मटेरियल अपलोड होने वाला है। लास्ट यहाँ पे एक चीज़ मेंशन मैंने की है, ग्लॉसरी। अगर आप कोई बुक थॉरोली पढ़ नहीं सकते या आपने अपनी ग्रेजुएशन में तो बहुत अच्छी पढ़ी है, अब किसी वजह से आप उसको नहीं कवर कर पा रहे, तो ग्लॉसरी आपने किसी भी बुक की नहीं छोड़नी। ये ऊपर जितने भी बुक मेंशन है आप इनकी ग्लॉसरी करें। चैप्टर के एंड पे कोई नोट्स हैं, ग्लॉसरीज़ हैं, आप उनको ज़रूर एक बार देखें, तो वो चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म जो बात मैं कर रही हूँ। सेकेंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए कि अगर आपकी PPSC में सिलेक्शन नहीं भी होती तो आप कहीं किसी सेटअप में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास ये सब नॉलेज होगा तो आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल होंगे। सेकेंडली, आप कहीं जॉब नहीं भी कर रहे, आप अपना कोई प्राइवेट सेटअप रन कर रहे हैं, तो जब आप ये सारी बुक्स बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या होगा कि आप अपना पेशेंट असेसमेंट, पेशेंट डीलिंग, पेशेंट हैंडलिंग बहुत अच्छी कर लेंगे इन सब चीज़ों से। सो टिप्स फॉर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स जिन पे मेरा ज़्यादा फोकस है, बुक्स को पढ़ें, बुक्स को थॉरोली पढ़ें, बार बार पढ़ें। मेजर बुक्स जिसमें हमारी एनाटमी हो गई, एनाटमी, बायोमैकेनिक्स, काइनेजोलॉजी, थेराप्यूटिक्स और रिसर्च की बुक्स ज़रूर पढ़ें आप। मेक नोट्स फॉर रिपीटेटिव क्वेश्चन, जो रेपिटिशंस के साथ क्वेश्चन आते हैं या जो रिपीट हो चुके हैं टर्म्स वगैरह, उनके आप टेबल्स बना लें, फ्लो चार्ट्स बना लें और इजी गो के लिए अपने नोट्स वगैरह उसके प्रिपेयर कर लें। और इसके अलावा डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं, वहाँ पर MCQs भी मल्टीपल टाइम अपलोड्स होते हैं और साथ उनकी डिस्कशन भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा डिफरेंट बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में।
प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम्स की हैं, कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम्स की बुक्स हैं, वहाँ पे आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके अपना एमसीक्यू बैंक या अपना जो एमसीक्यू अटेम्पटेशन का फिनोमिना है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं ऐड करूँगी वो ये कि अगर आप कोई प्रैक्टिस बुक ले लेते हैं लेकिन आपने ग्रेजुएशन के बाद आपको गैप आ गया और आपने दोबारा से बुक्स नहीं पढ़ी या ऑलरेडी आपकी बुक्स पढ़ने में डेफिशिएंसी है, तो जब भी आप डायरेक्ट किसी भी प्रैक्टिस बुक से अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपको बार बार वो रिवीजन करनी पड़ेगी, मेमोराइजेशन करनी पड़ेगी। अगर तो उसके साथ डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक्सप्लेनेशन मेंशन है तो आप उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जस्ट क्वेश्चन आंसर मेंशन है तो वो आपको क्या होगा, वो आपका रट्टा होगा। वो उसमें आपको कोई अगर उससे थोड़ा सा भी रेलिवेंट क्वेश्चन हुआ लेकिन स्कीम चेंज हुई तो आप उसको कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट पढ़ने के लिए भी और टाइम मैनेजमेंट जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर होता है 90 मिनट्स का तो उसमें बहुत लेंथी होता है। जो सिनेरियोज़ होते हैं वो 3 to 4 लाइन्स, 4 to 5 लाइन्स के होते हैं। तो आपने जब जो आंसर्स आपको शॉर्ट हैं वो आप साथ के साथ अटेम्प्ट करते जाएंगे। ये नहीं कि पहले मैं जाऊँ एक क्वेश्चन पूरा पढ़ के लास्ट तक 100 MCQs पढ़ के फिर दोबारा 1 से मैं अटेम्प्ट करूँगी। नहीं, आपने इस चीज़ को, इस मिस्टेक को नहीं रिपीट करना। आपने जो आपको शॉर्ट हैं वो आप साथ के साथ अटेम्प्ट करते जाएंगे। बी कॉन्फिडेंट, ये बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का होना, क्योंकि एमसीक्यूज़ इतने ट्रिकी नहीं होते। आपने बहुत ज़्यादा पज़ल नहीं होना या ये कि इतना डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ज़रूर इसमें जो है ना कहीं कोई ट्रिक है तो मुझे ज़्यादा और सोचना चाहिए। तो जब हम इस तरह की चीज़ों में आते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपने बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हमें आते हैं वो हम गलत कर देते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है आप सब लोगों के लिए, ताकि ये सब के लिए एक हेल्प हो जाए। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेस्ट ऑफ लक।